इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग पे। थर्ड लेक्चर में चलते हैं जिसमें अपन लिक्विड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखो जैसे सॉलिड अपन ने देखा था, इसी तरीके से सेकंड स्टेट क्या है अपने पास, सेकंड स्टेट इज लिक्विड। अब अगर एकदम जनरल बात करें हम लिक्विड की, तो देखो लिक्विड को तुम कोई भी बुक उठाओ इस तरीके से रिप्रेजेंट करा हुआ मिलेगा। ये फिर से वही चीज है, मैंने क्रॉस सेक्शन ले रखा है और उसको मैं सामने से देख रहा हूं तो मुझे स्क्वायर शेप में दिख रहा है। अब यहाँ पे इसको सॉलिड से कंपेयर करो। देखो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहली बात ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस थी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ये सॉलिड के मुकाबले में यहाँ पे ज्यादा दिख रही है, इंक्रीज दिख रही है। ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस मुझे ज्यादा दिख रही है तो यहाँ पे ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, हमने एक और चीज की बात करी थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी लेस, तभी तो इनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें और अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं सेम वॉल्यूम के साथ, सेम वॉल्यूम में सॉलिड की दे रहा हूं, तो यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर वॉल्यूम विल बी लेस। ठीक है, मतलब सेम वॉल्यूम जो हमने सॉलिड की कंसीडर करी थी इस क्रॉस सेक्शन में या इस यूनिट सेल में, वही अगर मैं लिक्विड के लिए कंसीडर करता हूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे कम होंगे क्योंकि उनके बीच में स्पेस हो जाती है। ठीक है, अब वही एग्जांपल, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी देखते हैं कोविड के केस में। क्या चल रहा है यहाँ पे, पहले ट्रेनों में जितनी भीड़ होती थी हर सीट पे 3-3 लोग बैठे होते थे, अब क्या बात कर रहे हैं उस पे 3 नहीं 1 ही आदमी बैठे। तो ऑब्वियसली वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पर्संस कम हो रहे हैं। सेम चीज यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं हमारे पास, कम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक लिक्विड की बात हुई, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज्यादा होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। अब देखो ये रिलेटिव टर्म्स है, जब मैं कम या ज्यादा बोल रहा हूं तो मैं किसी से कंपेयर करके बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन इनकी प्रॉपर्टीज पे और एक एक करके। जैसे सॉलिड में हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वही सारे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे अपन, लिक्विड की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी लेते हैं अपन, दे हैव फिक्स्ड शेप, सॉरी यहां पे लिखो दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड। चलो इसको देखते हैं क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहली प्रॉपर्टी हम शेप एंड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। ये मैंने तुमको लास्ट टाइम पे जब सॉलिड पढ़ रहे थे तब भी बताया था। मैं जो भी बीकर दूंगा, मान लो एक सिलेंड्रिकल बीकर दिया, इसमें अगर मैं वाटर डालता हूँ तो वाटर इसी की शेप ले लेता है। ठीक है, दिस इज वाटर, इसमें मैंने वाटर डाला तो इसने यही शेप ले ली। मेरे पास एक ग्लास है जो घर में अपन ग्लास यूज करते हैं, इसमें अगर मैंने वाटर डाला तो वाटर इसी की शेप ले लेता है। तो जो शेप है वाटर की वो फिक्स नहीं है, ये हम ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्यों फिक्स नहीं है। देखो क्यों फिक्स नहीं है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, ये जो पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं लिक्विड के, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, जब मैं इनको एक शेप से उठा के दूसरी शेप में डालता हूं तो दे कैन स्लिप ओवर ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, दे कैन स्लिप ओवर ईच अदर। ठीक है, तो ये स्लिप करने के कारण कोई भी ज्योमेट्री यहाँ पे या कोई भी शेप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो जैसे वॉल्यूम में देखो, मान लो तुमने यहाँ पे 250 ml वाटर डाला था और यही वाटर उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो इसमें डालने पे वॉल्यूम तो वही रहेगा, वाटर का वॉल्यूम तो कहीं चेंज होने नहीं वाला। दूसरा हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, वाटर का वॉल्यूम क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ना तो ये कम हो रहे हैं ना ही ज्यादा हो रहा है, इसमें और पार्टिकल्स आ नहीं रहे हैं और पार्टिकल्स जा नहीं रहे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है दैट विल बी फिक्स।
ठीक है, लेकिन जो शेप है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर पा रहे हैं, शेप इज नॉट फिक्स, शेप इज नॉट फिक्स। तो शेप फिक्स नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड में फिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं अपन और बात करते हैं डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी डेंसिटी। हम सॉलिड में ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं डेंसिटी को, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब मान लेते हैं कि ये मेरे पास सॉलिड था और सेम वॉल्यूम मैंने यहाँ पे लिक्विड का बनाया। सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास, तो इस तरीके से बन गया। लिक्विड में पार्टिकल्स दूर थोड़े, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो गया। अब दोनों ही केस में वॉल्यूम सेम है मेरा। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, सेम। डिफरेंस किसमें आ रहा है, देखो अगर मैं ये मान लेता हूं, एक बार के लिए मैथमेटिकली समझते हैं क्योंकि तुमको वो समझना आसान होता है। अगर मैं ये मानता हूं कि एक पार्टिकल जो है उसका मास है 10 ग्राम, हम सपोज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है ऐसा हो। तो देखो यहाँ पे टोटल कितने पार्टिकल्स दिख रहे हैं मुझे, 16 पार्टिकल्स, और इधर कितने पार्टिकल्स दिख रहे हैं, 9 पार्टिकल्स। तो अब अगर मैं मास की बात करता हूं यहाँ पे, तो इधर मेरा मास कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10 160। यहां मेरा मास कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 90। वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो अब अगर मैं इधर डेंसिटी कंपेयर करता हूं, तो इसकी डेंसिटी में क्या लिखूंगा, मास हो गया 160 अपॉन वॉल्यूम भी। इसके लिए डेंसिटी लिक्विड लिख देता हूं या सॉलिड लिख देता हूं, 90 अपॉन वॉल्यूम फिक्सर भी। अब मुझे यहाँ पे देख के बताओ मैथमेटिकली, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर इसका छोटा है, तो क्या डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड आ रहा है। तो जो लिक्विड्स की डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है, क्योंकि मास क्या होता है, कम हो जाएगा, पार्टिकल्स कम होने की वजह से मास विल बी लेस। तो डेंसिटी लिक्विड की सॉलिड से कम हुई। ठीक है, सिंपल बात है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और अभी मैं सॉलिड से ही क्यों कंपेयर कर रहा हूं, हमने गैसेस के बारे में पढ़ा नहीं। जब हम गैसेस के बारे में पढ़ लेंगे तब हम इसको गैस से भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। थर्ड प्रॉपर्टी, तो डेंसिटी हो गया, उसके बाद अपन देख लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड में देखा था हमने, उनको कंप्रेस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उनमें स्पेसेस नहीं होते। तो अब अगर स्पेसेस के बेसिस पे हम कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, तो लिक्विड थोड़े कंप्रेस होने चाहिए, क्योंकि लिक्विड्स में सॉलिड के कंपैरिजन में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल as compared to सॉलिड। सॉलिड से ज्यादा कंप्रेसिबल है, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते हैं कि मैं इनको इजीली प्रेस करके कंप्रेस करके सॉलिड में कन्वर्ट कर दूं। देखो जब मैं इनको प्रेस करूंगा तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स आसपास आने की कोशिश करेंगे, पार्टिकल्स आसपास आने की कोशिश करेंगे, तो ये वाला जो फॉर्मेशन हो रहा है ये सॉलिड की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स पास आ रहे हैं। तो जब लिक्विड को कंप्रेस करा जाता है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होता है, सॉलिड में। इसका एग्जांपल तुम देखो ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कि सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, गैस को कंप्रेस करा तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और उसको हम फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं। तो गैस अगर कंप्रेस होने पे लिक्विड में आ रही है, तो लिक्विड कंप्रेस होने पे सॉलिड में जाएगा। सेम चीज यहाँ पे। तो कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हम ये बोल सकते हैं, लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं वो सॉलिड के मुकाबले में ज्यादा है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। किस वजह से ये थोड़ा बहुत कंप्रेस हो पा रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की वजह से। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट विल बी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें, तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, पहले अपन स्टेटमेंट लिख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से कम पे मेल्ट कर जाता है। देखो जब हम किसी चीज के मेल्ट की बात करते हैं, तो मेल्ट क्या होता है, मेल्ट होता है सॉलिड फॉर्म।
तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं। तो अब ये मत सोचना कि मैं लिक्विड के मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसका क्या सेंस हुआ। तो देखो वो जो लिक्विड की हम बात कर रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, सॉलिड से लिक्विड में जब वो कन्वर्ट हो रहा है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन रूम टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं इसके वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होते हैं, जैसा कि हमको पता भी है। अगर मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूं लिक्विड में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, लिक्विड से गैस फॉर्म में जाने की प्रक्रिया, ठीक है। सॉलिड में हमने एक और टर्म पढ़ी थी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता था, जब हम सॉलिड से सीधा किस में जा रहे हैं, गैस में, बीच में लिक्विड फॉर्म आ ही नहीं, ठीक है। तो ये होती है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात। लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अच्छा इसको अगर मैं कंपेयर करूं सॉलिड से तो दे विल बी लेस देन सॉलिड, क्योंकि देखो सॉलिड में क्या था, सॉलिड में पार्टिकल्स और क्लोज, अब पार्टिकल्स क्लोज थे तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, उनको दूर करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ऑलरेडी पार्टिकल्स लिक्विड में कुछ दूरी पे है, इनको थोड़ा ही दूर करना है, फिर इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अपन यहाँ पे बात करते हैं, ठीक। अब अपन अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं, फ्लो। जैसे सॉलिड में अपन ने पढ़ा था फ्लूइडिटी या फ्लो, उसी को यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं, दैट विल बी आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये 5th नंबर की प्रॉपर्टी हो जाएगी, फ्लो बोल लो या फिर फ्लूइडिटी बोल लो, फ्लो बोल लेते हैं या फिर फ्लूइडिटी बोल लेते हैं। इसको समझने के लिए देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो जो लिक्विड होता है, सबसे पहली बात लिक्विड लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे हैं, इसमें एक कार्ड को वाटर की एक लेयर मानो, लिक्विड की एक लेयर, ठीक है। तो इस टाइप से लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अब ये लेयर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, मैं तुमको लास्ट टाइम भी समझा रहा था, अगर मैं यहाँ पे पानी फैलाता हूँ फ्लोर पे तो जहां पे गिरा है वो भी गीला होगा, उसके आगे का पोर्शन भी गीला होगा। तो देखो वाटर का इस लेयर स्ट्रक्चर में, और मैं इसको फैलाना स्टार्ट करता हूँ तो लेयर के ऊपर लेयर फैलती जा रही, या ऐसे देखो अगर ये है मेरे पास और मैं पहले कार्ड को आगे मूव कराता हूं, उसके साथ नीचे के कार्ड्स मूव होना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो ऐसे लेयर फॉर्म नहीं, ऐसे फैलता हुआ जा रहा है। तो सेम स्ट्रक्चर लिक्विड का होता है, ऐसे फ्लो करता है लिक्विड, लेयर स्ट्रक्चर के कारण फ्लो करता है। और ये एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में जो टच आ रहा है उससे यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप होता है, और उसको हम लिक्विड्स की टर्म में बोलते हैं विस्कोसिटी। तो तुमने देखा होगा लिक्विड्स तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, पानी इजीली फ्लो कर जाता है, लेकिन वहीं में अगर जमीन पे शहद फैला तो हनी भी तो लिक्विड फॉर्म में ही है, लेकिन वो इतना फास्ट फ्लो नहीं करेगा जितना वाटर फ्लो कर रहा है। तो उधर हम क्या बोलेंगे, उधर हम दो चीजें बोल सकते हैं। सबसे पहली बात, हनी की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, हनी में विस्कोसिटी ज्यादा है। विस्कोसिटी ज्यादा होने का मतलब जो उसकी लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन है वो ज्यादा है, इस वजह से वो फ्लो नहीं कर पा रहा है। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो इजीली फ्लो कर पाएगा। फ्रिक्शन क्या होता है, फिजिक्स में देखा होगा आप लोगों ने, रेजिस्टेंस टू मोशन। जो मोशन हो रहा होता है उसको रोकने के लिए जो अपोजिट फोर्स लगता है, दैट इज फ्रिक्शन। तो वाटर ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इट कैन इजीली फ्लो, ठीक। तो यहाँ पे हम फ्लो और फ्लूइडिटी की बात कर रहे थे, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, लिक्विड्स कैन इजीली फ्लो as they have layered structure, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, यहाँ पे फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारे पास, विस्कोसिटी। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड की दो लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन है। इसका एग्जांपल मैंने वाटर और हनी से आप लोगों को एक्सप्लेन करा। तो इधर हम ये चीज समझ पा रहे हैं दैट लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली, ठीक है, और सॉलिड्स ऑब्वियसली ज्यादा है इनका फ्लो, ठीक है। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हो कि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज्यादा है, तो पार्टिकल्स के पास मोशन ज्यादा है, दे कैन मूव ओवर ईच अदर, ठीक है। ये अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो फ्लूइडिटी से ही रिलेट करके अपन डिफ्यूजन पढ़ सकते हैं बहुत इजीली। किस तरीके से, अब हमने ये तो देख ही लिया है कि जो लिक्विड्स है वो फ्लो कर सकते हैं। अब अगर वो फ्लो कर सकते हैं तो वो एक दूसरे के अंदर भी फ्लो कर सकते हैं। लेट्स से मैं दो लिक्विड लेता हूं, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, डिफ्यूजन।
हमने सॉलिड्स में भी देखा था, सॉलिड्स कैन नॉट डिफ्यूज क्योंकि उनमें फ्लो नहीं होता है, लेकिन लिक्विड्स में हमने अब देख लिया है कि इनमें फ्लो होता है तो दे कैन डिफ्यूज। अब तीनों तरीके की डिफ्यूजन पॉसिबल है। तीनों तरीके की डिफ्यूजन से मेरा क्या मतलब है, लिक्विड, एक लिक्विड में भी डिफ्यूज हो सकता है, ठीक है, एक सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है, और गैस लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है। इन तीनों के लिए अपन एक एक करके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं, देखो यहां पे इस तरीके से एग्जांपल लेते हैं अपन। मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब है, पहले टेस्ट ट्यूब और ये सेकंड टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और दोनों में मैंने एक पर्टिकुलर लेवल तक वाटर भर रखा, दिस इज वाटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब पहली वाली टेस्ट ट्यूब में इसको मैं ए बोल देता हूं और इसको हम बी बोल। पहली टेस्ट ट्यूब में मैंने डाला इंक, यहां पे मैंने क्या डाला, कोई इंक डाला, और सेकंड टेस्ट ट्यूब में मैं डाल रहा हूं हनी, डाल देता हूं, लेट्स से हनी डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इंक वाला जो पानी है इसमें इंक डालने के कुछ देर के बाद ही पूरा का पूरा वाटर जो है वो कलर हो जाएगा। लेट्स से जो मेरा इंक था वो ब्लू कलर का था, तो थोड़ी सी देर के बाद मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि मेरा जो सॉल्यूशन है उसका कलर भी क्या हो गया, ब्लू हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लिक्विड इंक थी ये इस वाटर में इजीली डिफ्यूज कर गई। अब ये डिफ्यूजन होता कैसे है, देखो जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स था ये रहे वाटर के पार्टिकल्स, लिक्विड है, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। अब इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने डाली ब्लू इंक, ब्लू इंक के भी पार्टिकल्स होंगे, तो ये जो वेकेंट स्पेस है यहां पे किसके पार्टिकल्स ऑक्यूपाई हो गए, रैंडमली ब्लू इंक के पार्टिकल्स ऑक्यूपाई हो गए, तो ये एक दूसरे में डिफ्यूज हो गए इस तरीके से, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया। इसको देखते हैं, हनी वाला जो एग्जांपल है इसमें भी डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन विल अकर, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, बट it will take some time, but it will take some time। क्यों, क्योंकि हनी की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। अब डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब, देखो डेंसिटी हम लोगों ने डिफाइन करा था, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि सेम वॉल्यूम में जो इंक का मैंने वॉल्यूम लिया था और जो हनी का वॉल्यूम लिया वो सेम ले लो। हम बोल रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ हनी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ इंक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वॉल्यूम का हम सेम ही ले रहे हैं, तो जो मास है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मास ज्यादा कैसा होगा, देखो अब मैं अगर लिक्विड को यहां देखता हूं, पार्टिकल्स में दूरी है, लेकिन हमने दूरी डिफाइन थोड़ी ना करी है कितनी दूरी है, तो एक में ये बना रहा हूं और एक में ये बना रहा हूं, देखो डिफरेंस समझ पा रहे हो, पार्टिकल्स में डिस्टेंस यहां भी है और यहां भी है, ठीक है, लेकिन सेम वॉल्यूम के लिए अगर मैं दोनों का वॉल्यूम सेम लेता हूं, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, तो अगर मैं मास की बात करूंगा, ये मेरा हनी हो गया और ये मेरा इंक हो गया, क्लियरली मास ऑफ हनी इज ग्रेटर, वॉल्यूम सेम है तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे, इधर सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, तो ये जो डिफ्यूजन हम करा रहे थे, अब इसमें एम्प्टी स्पेस में ज्यादा पार्टिकल्स को घुसना पड़ेगा, तो वो एक के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम, ठीक है। इसका मतलब वही है जैसे कि एक ट्रेन का डब्बा है, ठीक है, और उसमें पहले से कुछ पार्टिकल्स हैं, वो दोनों के लिए सेम है, ठीक। एक जगह मेरे को 10 लोग चढ़ाने हैं और एक जगह मेरे को 50 लोग चढ़ाने हैं, 50 लोग वाले केस में ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू 10 लोग वाले केस में, वही चीज यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात हुआ डिफ्यूजन का। अभी पहला केस हमने डिस्कस करा लिक्विड लिक्विड का डिफ्यूजन, ठीक। सॉलिड सॉलिड का डिफ्यूजन देखते हैं अपन। तो देखो सॉलिड के डिफ्यूजन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा यहाँ पे, फिर से हम वही चीज कर रहे हैं कि मैं दो बीकर्स ले रहा हूं, ये फर्स्ट बीकर हो गया और ये सेकंड बीकर हो गया, सेम वॉल्यूम का ले लो तो लगभग सेम सही बना लेते हैं इसको, ठीक है, बीकर ए और इसको बोल दिया बीकर बी। सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में प्रेजेंट है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। डिफरेंस ये है, इसमें है मेरे पास कोल्ड वाटर और इसमें है मेरे पास हॉट वाटर, ठीक है, एक में गर्म पानी ले रखा है, एक में ठंडा पानी ले रखा है। इन दोनों में मैं ऐड कर रहा हूं कॉपर सल्फेट, सॉलिड, इधर भी मैंने ऐड करा कॉपर सल्फेट,
सॉलिड, सेम अमाउंट दोनों में ऐड करिए। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इधर जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन इज फास्ट हेयर, यहां पे डिफ्यूजन फास्ट हो रहा है। क्यों डिफ्यूजन फास्ट हो रहा है, अब इसको समझते हैं। देखो कोल्ड वाटर मतलब नॉर्मल वाटर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने ये वाटर के लिए यहां पे ये डायग्राम बनाया, ये मेरा वाटर में ले रहा हूं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। अब इधर से दो केस बना रहे हैं हम, एक कोल्ड करा और एक गर्म करा। जब हम गर्म करते हैं किसी भी चीज को या वाटर को, जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। वाइब्रेशन से उनमें मोशन डेवलप होता है। तो एनर्जी के बारे में हमने एक चीज पढ़ी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहां हम इसको हीट करते टाइम हीट एनर्जी दे रहे हैं, वो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है हमारी काइनेटिक एनर्जी में, और ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से पार्टिकल्स दूर चले गए। अब सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, बाकी पार्टिकल्स बाहर निकल गए अपना एनर्जी गेन करके। कूल डाउन जब हम करते हैं तो जो इनके बीच में एनर्जी है, देखो इनके बीच में डिफरेंस है, वो जो एनर्जी है वो एनर्जी यहां से निकल ली जाती है, सक कर ली जाती है, जैसे बाहर आ गई एनर्जी। अगर एनर्जी बाहर आ गई तो अब ये पार्टिकल्स क्या कोशिश करेंगे, ये पार्टिकल्स कोशिश करेंगे पास आने की। तो ये हो गया मेरा कोल्ड वाटर और ये हो गया मेरा हॉट वाटर। अब इन दोनों में मिला हम सेम चीज है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इसमें स्पेसेस कम है, लेस स्पेस, और इसमें स्पेसेस ज्यादा है। तो अब अपने खुद के कॉमन सेंस से अगर हम बात करें तो जहां पे स्पेसेस ज्यादा है उसमें ज्यादा आसानी से डिफ्यूजन हो जाएगा एज कंपेयर टू जहां पे स्पेसेस कम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये चीज समझ में आ रही है कि हॉट वाटर या लिक्विड एट हाई टेम्परेचर डिफ्यूजन की रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये चीज समझ में आ रही है कि लिक्विड्स एट हाई टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक। चाहे तो हम लिख भी लेंगे इस पॉइंट को। तो ये हुआ सॉलिड और लिक्विड के बीच में डिफ्यूजन। तो यहां पे हम चाहे तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन is more at high temperature of liquid। अगर मेरा लिक्विड हाई टेम्परेचर पे है तो वहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना लास्ट केस देखते हैं, गैस और लिक्विड। इस पे देखो काफी एक अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। ये क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी कोई भी रेफरेंस बुक देखोगे उसमें मिलेगा। हाउ डू एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पिरेशन, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पायर कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। तो क्या लॉजिक है इसके पीछे, देखो ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, ये सारी क्या है, दीज ऑल आर गैसेस। एक्वेटिक लाइफ का मतलब मैं ओशन में बात कर रहा हूं या रिवर में बात कर रहा हूं, उसमें वाटर है। अब ये सारी गैसेस क्या होती हैं, इसके अंदर डिसॉल्व फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, डिसॉल्व फॉर्म में। तो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने का मतलब वो वाटर के अंदर जाके डिफ्यूज हो गए, पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो गए। जो वाटर के पार्टिकल्स थे उसमें गैस के पार्टिकल्स मिक्स हो गए। तो इस तरीके से वाटर में अब ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है और गैसेस हैं। तो यहाँ पे जो भी एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो इधर से क्लियरली ऑक्सीजन को इनहेल कर सकता है और उसको जो भी गैस चाहिए वो वाटर से जो डिसॉल्व फॉर्म में, डिफ्यूज फॉर्म में, उसको वो यूज कर सकता है। तो इस तरीके से गैस और लिक्विड का डिफ्यूजन भी यहाँ पे खत्म होता है। तो हमने देख लिया कि तीनों तरीके के डिफ्यूजन आर पॉसिबल, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई जो हमने सॉलिड में भी पढ़ी थी, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को उठाते हैं जहां से कि एक्सप्लिसिटली लिक्विड की हम बात स्टार्ट कर रहे हैं। किसकी बात स्टार्ट कर रहे हैं, लिक्विड्स की। देखो किस तरीके से। अब नेक्स्ट जो मैं उठाने जा रहा हूं दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम उठा रहे हैं दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन करना, मतलब उसको लिक्विड फॉर्म से हम किस फॉर्म में लेके जा रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में,
ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टेम्परेचर एट विच सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस। किसका सॉलिडिफिकेशन हो रहा है? लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि लिक्विड है और उधर से वो किस में जा रहा है? सॉलिड में जा रहा है। अब देखो, अभी जब मैं यहाँ पे डिफ्यूजन वाला केस समझा रहा था, उसमें जब रूम टेम्परेचर पे जो वाटर था उससे हम कोल्ड वाटर की तरफ आए थे, तो हमने क्या देखा था कि एनर्जी हम निकाल रहे हैं वहां से, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास। सेम चीज यहाँ पे है। अगर मैं टेम्परेचर कर देता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो लिक्विड के मेरे पार्टिकल्स थे जिनमें पहले कुछ दूरी आ रही थी इस तरीके से, अब टेम्परेचर कम करने पे इन पार्टिकल्स के बीच की एनर्जी हमने निकाल ली, तो ये पार्टिकल्स आ जाएंगे भैया पास पास। अब ये पार्टिकल्स के पास पास आने से ये हमारा कन्वर्ट हो गया है किसमें? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरीके से हमारा जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होता है? आइस में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है, ये मेरा वाटर का क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट इज नथिंग बट सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड। अगर मैं लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट में इतना काफी है। जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा हमारे पास, दे आर इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या लिक्विड में आती है, दैट इज इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी से, दैट इज इवेपोरेशन। किस चीज की बात कर रहे हैं? इवेपोरेशन की। सबसे पहले इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज अ सरफेस फिनोमेना। देखो, जब हम बोल रहे हैं इट इज अ सरफेस फिनोमेना, तो इसका क्या मीनिंग है उसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास दो कंटेनर है, फिर से दोनों में वाटर ले रखा है, कंटेनर ए, कंटेनर बी। ठीक है, इस कंटेनर में इसको मैं बॉईल कर रहा हूं। तो जब बॉईल करते हैं, देखो कभी भी तुम खुद भी ऑब्जर्व करना, जब तुम वाटर को बॉईल करते हो, नीचे से बबल्स ऊपर की तरफ रेज होना स्टार्ट होता है। इसका मतलब कि जो बॉइलिंग का इफेक्ट हुआ है, ये पूरे मास ऑफ वाटर पे हुआ है, जो पूरा मैंने मास ले रखा है। जबकि इवेपोरेशन क्या होता है? ये सरफेस फिनोमेना होता है। सरफेस फिनोमेना मतलब अभी हमने देखा था कि जो वाटर या लिक्विड के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले ऊपर वाली लेयर के पार्टिकल्स उड़ जाएंगे, ठीक है, फिर ये वाले पार्टिकल्स उड़ जाएंगे। ऐसे करते करते सरफेस से पार्टिकल्स इवेपोरेट करते रहते हैं, बाहर जाते रहते हैं। अभी वो हम देखेंगे कैसे होता है ये चीज, लेकिन यहाँ सरफेस पे होता है जो भी होता है, और ये पूरे मास पे होता है। ठीक है, तो ये मीनिंग हुआ सरफेस फिनोमेना का। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो देखो सेकेंड पॉइंट में इवेपोरेशन को हम ये बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन में लिक्विड से गैसियस फेज में कन्वर्टेड होता है, लेकिन एट टेम्परेचर विच इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? लिक्विड से गैस में ही कन्वर्जन हो रहा है, बट एट टेम्परेचर लेस देन बॉइलिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर है इसका वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, अदरवाइज तो फिर वो बॉइलिंग कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये इवेपोरेशन होने के भी दो तरीके हैं। या तो तुम उसको हीट करो बॉइलिंग पॉइंट से कम एक टेम्परेचर तक, और एक्सपोज इट टू एयर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो हमारा वाटर है उसको एयर में एक्सपोज करके छोड़ दो, तब भी इवेपोरेशन होगा। जैसे इसका तुम डेली लाइफ एग्जांपल दे सकते हो, अपनी छत पे जाके पानी फैलाओ, सुबह थोड़ी सी देर में देखोगे गायब हो गया। ठीक है, गीले कपड़े सुखाते हैं, गीले सब कपड़े सूख गए, तो वहां पे वाटर बॉयल तो हुआ नहीं है, और जो मेरे गीले कपड़े थे उसमें वाटर ही था, तो वो क्या होता है? दैट इज इवेपोरेशन। वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की फॉर्म में धीरे धीरे उड़ गया। और ये चीज कंफर्म है, तुम्हारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, मेरे शहर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो ये जो भी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे हो रहे हैं, सो दैट इज इवेपोरेशन। ठीक है, अब इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं उनको देखते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट इवेपोरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग विल बी
फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनसे कि मेरा इवेपोरेशन इफेक्ट हो सकता है? सबसे पहला और सबसे बेसिक तो आता है भैया नेचर ऑफ लिक्विड। सबसे पहला तो क्या आ जाएगा? नेचर ऑफ लिक्विड। देखो नेचर ऑफ लिक्विड का क्या मतलब हुआ कि लिक्विड मेरा है क्या? वाटर है, अल्कोहल है, पेट्रोल है, ईथर है क्या चीज? कैसे फर्क पड़ेगा? देखो वाटर जो होता है, वाटर का अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैं ईथर की बात करता हूं तो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 34 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों में क्लियरली ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है। हमने क्या बात करी थी? हीटिंग एट टेम्परेचर लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट इज इवेपोरेशन। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका इवेपोरेशन भी कम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो ईथर इट विल इवेपोरेट फर्स्ट, इट विल इवेपोरेट फास्ट। ठीक है, वाटर के कंपैरिजन में इसका इवेपोरेशन थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। सो दिस इज द डिपेंडेंसी ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। क्लियर है बात? सेकेंड, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड हम ले रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है? अब देखो इसको समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि एयर में इवेपोरेशन होता कैसे। ठीक है, तो एक बार अपन उसको देखते हैं कि इवेपोरेशन होता कैसे है। व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड इवेपोरेशन? तो देखो यहां पे एक कंटेनर ले रखा है मैंने, इसमें मेरे पास वाटर वेपर्स है, वाटर है, और ये मैंने ऊपर तक भर रखा है। ठीक है, अब इसको मैंने एयर में एक्सपोज करके छोड़ दिया। अब यहां पे देखो हमने क्या बोला, ये सरफेस फिनोमेना है। तो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे और एयर में एक्सपोज कर रखा है तो एयर तो फ्लो कर ही नहीं है, दिस इज एयर फ्लोइंग। अब ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? ये दो काम करते हैं। एक तो नीचे जो पार्टिकल्स हैं उनसे एनर्जी गेन करेंगे, और एयर के जो पार्टिकल्स हैं, देखो एयर इज गैस, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे उनमें मोशन ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड के पार्टिकल्स। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी लिक्विड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो अब क्या होगा? जब ये एयर फ्लो कर रही है ये अपनी एनर्जी इन पार्टिकल्स को ट्रांसफर करेगी, और अब इन पार्टिकल्स की एनर्जी बाकी बचे हुए लिक्विड से ज्यादा होगी। तो ये क्या कोशिश करेंगे? ये कोशिश करेंगे बाहर जाने की। सब जगह होता है ऐसे, जब एनर्जी ज्यादा हो जाती है ऐसा लगता है कि अब हमारी एनर्जी ज्यादा हो गई है, तब हम बाहर उछलने की कोशिश करते हैं कि अब मैं खुद से करूंगा, हो गया, पीछे का साथ छोड़ो, मैं खुद से करूंगा। वही सेम चीज यहाँ पे पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरीके से इवेपोरेशन होता है। अब इसकी हम बात करें तो हम सेकंड पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे थे? जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो देखो अब हमको एक चीज समझ में आती है कि इनके सरफेस के पार्टिकल्स को एनर्जी चाहिए बाहर जाने के लिए। अब अगर टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है तो हमने क्या बात करी? इन पार्टिकल्स का जो मोशन होगा वो गैस के कंपैरिजन में कम है, लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब इनका भी मोशन ज्यादा है, तो इनके पास ऑलरेडी थोड़ी हायर एनर्जी है जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है उससे ज्यादा है। अब इसको गैस से कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और ये थोड़ी सी देर में ही बाहर निकल सकता है। तो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड से ये मतलब हुआ कि एट हाई टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इवेपोरेशन विल बी फास्ट। At high temperature of liquid, evaporation will be fast. ठीक है, हाई टेम्परेचर पे जो इवेपोरेशन है हमारा वो क्या होगा? फास्ट होगा। ठीक, क्लियर है बात? तो ये टेम्परेचर ऑफ लिक्विड का हुआ। तो दो केसेस हम पढ़ चुके हैं फैक्टर्स में। अब अपन थर्ड केस की तरफ चलते हैं। थर्ड केस विल बी स्पीड ऑफ एयर या फ्लो ऑफ एयर। एयर कितना तेज हमारा फ्लो कर रहा है। अब देखो इसका क्या मीनिंग हुआ? अभी हमने ये तो देख लिया इवेपोरेशन कैसे होता है, तो फिर से हम वही चीज लेते हैं। ये वाटर है, ये सरफेस पे पार्टिकल्स है, यहां से एयर आ रही है, एयर से एनर्जी गेन करके ये पार्टिकल्स क्या हुए? सरफेस छोड़ के बाहर आ गए। ठीक, और ये अब पार्टिकल्स जो है ये सरफेस से बाहर आ गए, तो अब नए पार्टिकल्स ये वाले, अब ये वाली लेयर तो मेरी खत्म हो गई,
अब नई लेयर ये होगी, तो ये पार्टिकल्स जब बाहर आ गए और एयर का फ्लो अच्छा खासा है तो वो इनको उड़ा के ले जाएंगे अपने साथ आगे, ऐसे उड़ा के ले गए, ये वाली स्पेस खाली हो गई, अब नए पार्टिकल्स यहां पे जा सकते हैं, ठीक है, फिर पार्टिकल्स उड़ जाएंगे, फिर नए पार्टिकल्स यहां पे जा सकते हैं। तो जितनी ज्यादा एयर की स्पीड होगी उतना ग्रेजुअली वो वाटर वेपर्स को फटाफट दूर लेके जा सकता है, और जितना फास्टली वो यहां से इनको रिमूव करता रहेगा उतना फास्टली इवेपोरेशन होता है। सो दिस इज हाउ स्पीड ऑफ एयर वर्क्स। अगर स्पीड ऑफ एयर ज्यादा है, इफ स्पीड ऑफ एयर इज मोर देन इवेपोरेशन इज फास्ट, ठीक है, उस केस में जो इवेपोरेशन होगा हमारा वो क्या होगा, फास्ट। क्लियर है बात? ठीक है, ये स्पीड ऑफ एयर की बात हो गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं, दैट विल बी ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट करेगा वो क्या इफेक्ट करेगा, ह्यूमिडिटी। नाउ व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, ठीक है। तो एक फिक्स अमाउंट होती है, एयर में इतनी फिक्स अमाउंट है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है इसमें ह्यूमिडिटी नहीं है, ठीक। उस फिक्स अमाउंट से कम होगा दैट विल बी ड्राई एयर, उस फिक्स अमाउंट से ज्यादा होगा दैट विल बी ह्यूमिड एयर। तो क्या बोला जाता है कि ड्राई एयर में कपड़े सूखना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू ह्यूमिड एयर। क्यों? अब ह्यूमिड एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स है, ठीक है, ह्यूमिड एयर में क्या है, ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। अब उसमें अगर मैं और वाटर वेपर्स डालना चाहूंगा तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके पास पहले से इतने वाटर वेपर्स हैं कि वो और वाटर वेपर्स अपने अंदर नहीं डालना चाहेगा। जबकि जो ड्राई एयर है, या इसको हम इस तरीके से समझते हैं, ये मेरा एक मीन पोजीशन है, ठीक है, इसको इलास्टिक की तरह समझो, समझ में आएगा। ये मेरे पास अगर मैं इसको खींचता हूं तो ये हुआ ह्यूमिड एयर, जिसमें कि मेरे पास वाटर वेपर ज्यादा है, वाटर वेपर ज्यादा है, अपवर्ड एरो मतलब ज्यादा है। इधर भी मैं ऐसे ही कंसीडर करता हूं कि ये भी मेरे पास एक स्प्रिंग है, और ये जो एयर मैंने यहां पे बनाई दिस इज ड्राई एयर। इस ड्राई एयर में मेरे पास जो वाटर वेपर है वो कम है, यहाँ पे जो वाटर वेपर है वो क्या है, कम है। अब ये दोनों ही कोशिश करेंगे यहां से इधर जाने की, क्योंकि एक्चुअल डेफिनेशन ये थी, ठीक। तो अब क्या होगा, इधर से इधर जाना है तो ये अपने वाटर वेपर कम करना चाहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इवेपोरेशन की बात करूं तो इवेपोरेशन में तो क्या होगा, इधर और वाटर वेपर्स जाने की कोशिश करेंगे, ये खुद पीछे आना जा रहा है, तो यहाँ पे ये वाटर वेपर्स को अपने अंदर नहीं आने देगा। तो इस वाले केस में हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, क्लोथ्स विल टेक मोर टाइम टू ड्राई। ये तो एग्जांपल की बात हुई, हम इसको ऐसे बोलेंगे यहाँ पे इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर मैं इधर बात करता हूं, ये भी यहां से यहां जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको तो भैया वाटर वेपर और चाहिए, तो यहां पे जो इवेपोरेशन होगा मेरा दैट विल बी फास्ट। तो इस केस में हमारा इवेपोरेशन इज फास्ट, और ह्यूमिड एयर की केस में इवेपोरेशन हमारा क्या होगा, कम। इसीलिए ह्यूमिड एयर में क्लोथ्स जो होते हैं वो ड्राई करने में टाइम लेते हैं, और यहाँ पे जो क्लोथ्स होंगे क्लोथ्स विल ड्राई फास्ट, ठीक है, क्लियर है बात? तो ये अपना फैक्टर हुआ ह्यूमिडिटी। अब इसमें अपन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे कि इवेपोरेशन जो होता है वो कई बार टेम्परेचर कम करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। इवेपोरेशन का जो कंसेप्ट है वो हमको हेल्प करता है टू फील कूल, ठंडा फील करने में, ठीक है। देखते हैं उसको अपन किस तरीके से होता है, ठीक है, इसको देख लो 2 मिनट पॉज करके, ठीक। अब हम बात करते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। क्या बात करने जा रहे हैं हम, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। जो इवेपोरेशन होता है वो कैसे कूलिंग इफेक्ट शो करेगा, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, फिर जो 2 क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से पूछ सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जांपल जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो हम एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं अर्दन पॉट।
ठीक है, अर्दन पॉट, मिट्टी का घड़ा। ठीक, इसमें क्या होता है, देखो ये हमने वाटर से भर रखा है, क्या होता है कुछ देर के बाद जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है इस पे वाटर इकट्ठा होता है, तभी यहाँ नीचे घर पे अपने देखो एक बर्तन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो पानी टपक रहा होता है तो वो पानी नीचे से लीक नहीं होता है, नीचे कोई छेद नहीं है, वो जो यहाँ पे सरफेस पे वाटर आता है, ठीक है, सरफेस पे वाटर निकल के आ जाता है। क्यों निकल के आता है, अर्दन पॉट है तो ये पोरस होगा, मिट्टी का घड़ा है पोरस होगा, तो ये जो वाटर बाहर आता है। अब देखो इसने क्या काम करा, जब मैं इवेपोरेशन एक्सप्लेन कर रहा था, हमने डिस्कस करा था कि इवेपोरेशन के टाइम पे पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स, ये जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं ये नीचे के पार्टिकल से एनर्जी गेन करके बाहर निकल जाते हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये जो अंदर के सिस्टम थी उसकी एनर्जी को बाहर ले रहे हैं। फिर जो नॉर्मल वाटर से कोल्ड वाटर वाला एग्जांपल देखो, जब एनर्जी बाहर निकल गई थी चीज ठंडी हो रही थी, सेम चीज यहाँ पे जब एनर्जी बाहर निकल गई तो चीज क्या होगी, ठंडी होगी। सिमिलरली ये जो पार्टिकल्स बाहर आए इन्होंने क्या करा, इन्होंने अंदर से एनर्जी गेन करी थी और अंदर से एनर्जी गेन करके ये बाहर निकल गए थे, तो जो अंदर का वाटर होगा मेरा वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। समझ आ रही है बात, ठीक है। इसीलिए देखो गर्मियों में जब तुमको पसीना आता है और वो पसीना जैसे जैसे सूखने लगता है ठंडक महसूस होती है, तो उसका क्या रीजन है, वो जो वाटर है उसने तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारी स्किन से उसने क्या करा है, एनर्जी ली है और वो इवेपोरेट हुआ। तो अब स्किन से एनर्जी लेने का मतलब मेरे स्किन का टेम्परेचर कम हो गया, बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, इसलिए हम वहां पे थोड़ा सा ठंडा फील करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है कि गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, तो कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, तो वो जो भी स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सनरेज वहां से वाटर को इवेपोरेट कर देती है, तो आफ्टर इवेपोरेशन अपनी बॉडी कूल फील करती है। ठीक है, क्लियर है एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर देखो तुम एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि कभी हाथ पे, अभी जैसे अभी कोविड चल रहा है, तुम इस पे सैनिटाइजर लगाते हो, सैनिटाइजर लगाने के बाद ठंडा ठंडा लगता है, क्यों लगता है वो ठंडा, सैनिटाइजर के जो पार्टिकल्स हैं वो एल्कोहल है, फिर से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वो इवेपोरेट जल्दी कर जाता है, तो वो तुम्हारी बॉडी से हीट लेके इवेपोरेट कर रहा है। तो जब वो बॉडी से हीट लेके इवेपोरेट कर रहा है तो हमारे पाम को हम ठंडा फील करते हैं। सेम चीज स्पिरिट के लिए, स्पिरिट इज इथाइल अल्कोहल, जो यहाँ पे इंजेक्शन से पहले डॉक्टर यूज करता है। तो आई होप क्लियर है कि किस तरीके से इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट होता है। क्लोज वाले का एग्जांपल हमने देख लिया, अर्दन पॉट वाला एक एग्जांपल हमने समझ लिया, ठीक है, और मैंने तुमको वो स्पिरिट और ये वाला एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस इज द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, की कैसे ठंडा होता है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे तुमसे डेजर्ट कूलर का एग्जांपल और पूछ सकता है। डेजर्ट कूलर में क्या होता है, तीनों गेट लगे होते हैं, उसमें पानी गिरता है, वो पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होता है और अंदर की जो एयर है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और उससे फिर हमको ठंडी हवा मिलती है। क्लियर है ये बात। सो दिस इज कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। लास्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं अपन लिक्विड में, विच इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लास्ट टॉपिक इसका विच इज बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज अच्छे से समझो, बॉइलिंग पॉइंट के साथ कुछ मिथ्स एसोसिएटेड है। जब भी किसी स्टूडेंट से बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो ऐसे बोलता है कि सर 100 डिग्री सेल्सियस, जिसपे कि वाटर क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, सो इट इज अ टेम्परेचर। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो बॉइलिंग पॉइंट को टेम्परेचर से रिलेट नहीं करते हैं, इसको हम रिलेट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है। ठीक है, तो जैसे कि अगर तुम्हारे पास कोई बीकर है, ये बीकर है, इसको तुम बॉयल कर रहे हो तो तुम यहाँ पे इसको हीट कर रहे हो, इसमें वाटर है। अब यहाँ पे अंदर जब ये गर्म हो रहा है तो इधर फॉर्म कर रहा है ये वाटर वेपर्स। क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर वेपर्स, मतलब गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो ऊपर एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर का खुद का कोई प्रेशर भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये वाटर जो हमारा अंदर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना कब स्टार्ट होगा, जब ये जो प्रेशर है वाटर वेपर्स की वजह से और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दोनों बराबर हो जाए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और ये बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वाटर वेपर के प्रेशर के बराबर हो जाए। कौन से वाटर वेपर, जो इस लिक्विड के ऊपर बने हैं,
तो उसको ये जो कार्रवाई होती है, जो पूरा प्रोसेस होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो हम 100 डिग्री सेल्सियस पे ये चीज अचीव करते हैं, इसलिए हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। अदरवाइज इट इज नॉट अ टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। फिनोमिना क्या है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस प्रेशर वाटर वेपर के प्रेशर के, या वेपर प्रेशर बोलते हैं इसको, जब उसके बराबर हो जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसलिए देखो नाम जो होता है ना, वो प्रेशर कुकर होता है। ठीक है, अब देखो उसका क्या कंसेप्ट है। ये तुम्हारे पास एक कढ़ाई है, जैसे मैं पहले लेक्चर में बता रहा था कि तुम्हारे घर पे मम्मी को ज्यादा साइंस पता है। ये कढ़ाई है, ठीक है, और एक तुम्हारे पास कुकर है। अब मैं कुकर यहां सीटी ऐसे बना लेते हैं, ये कुकर है, ठीक है। इस कढ़ाई में जब तुम खाना बनाते हो तो तुम ऑब्जर्व करना, इसको मम्मी ऊपर से ढक देती है। क्यों ढकती है? अदरवाइज वाटर जो है वो वाटर वेपर बन के बाहर निकल जाएगा, मेरा पानी खत्म और खाना अच्छे से पकेगा। प्रेशर कुकर का क्या कंसेप्ट है? यही कंसेप्ट है। अंदर वाटर वेपर्स जैसे ही ज्यादा हुए तो सीटी ऊपर उठती है, वेपर्स बाहर निकल जाते हैं। फिर वेपर्स बनते हैं, फिर जैसे वहां बाहर हुए सीटी उठेगी और वेपर्स बाहर निकल जाएंगे। तो इसको प्रेशर कुकर बोलते हैं। इसको हम ये नहीं बोलते ना 100 डिग्री सेल्सियस कुकर। तो ये किस चीज पे वर्क कर रहा है? प्रेशर पे, जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे दी। ठीक, तो अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे ये प्लेन्स हैं मान लो, और ये माउंटेन्स हैं, तो यहां पे जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, मोर प्रेशर। और ये जो होता है यहां पे मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस। अब हमने क्या बात करी, जब ये अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास पहुंच जाता है, वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो अब क्या तुम ये चीज समझ रहे हो कि अगर मैं पहाड़ों पे होऊंगा तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो मेरा अंदर का प्रेशर उसको जल्दी अचीव कर लेगा, मतलब वहां पे पानी जल्दी बॉइल हो जाएगा। और ऐसा होता भी है, पहाड़ों पे लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी बॉइल हो जाता है, जबकि प्लेन्स पे पानी बॉइल होने को कितना टाइम लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर पहाड़ों पे मेरा पानी इतनी जल्दी बॉइल हो रहा है, तो जो मेरा खाना है वो अच्छे से पकेगा ही नहीं, मुझे बार बार पानी डालना पड़ेगा। और बार बार पानी डालने का मतलब ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन, मेरा एलपीजी भी ज्यादा लगेगा ना। इसलिए पहाड़ों पे कुकिंग थोड़ी मुश्किल होती है। तो तुमको वहां मैगी ज्यादा मिलती है, कभी घूमोगे तो पता चलेगा। तो वहां पे कुकिंग इज डिफिकल्ट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो गया? अब इसका आंसर देखो, ठंडा का आंसर नहीं दोगे। कई बच्चे क्या आंसर देते हैं, सर वहां सर्दी ज्यादा है इसलिए वहां पे खाना बनाना मुश्किल है। ऐसा नहीं, उधर क्या हुआ, उधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से कंटेनर के अंदर प्रेशर जल्दी अचीव हो जाएगा, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस जल्दी अचीव हो गया, तो जो मेरा पानी था जो मैंने कुकिंग पर्पस के लिए यूज करा था वो सारा इवेपोरेट कर जाएगा और खाना मेरा उस पॉइंट पे कच्चा रह जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बॉइलिंग। फिर देखो, बॉइलिंग पॉइंट को हम बोलते हैं इट इज अ मास फिनोमेना। इट इज अ मास फिनोमेना। मास फिनोमेना का क्या मतलब हुआ? जैसे इवेपोरेशन में हमने बोला था कि इट इज अ सरफेस फिनोमेना, तो ये मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन करी थी चीज। उधर क्या होता है, सरफेस के पार्टिकल्स इवेपोरेट होना स्टार्ट करते हैं, जबकि बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में ये इफेक्ट पूरे के पूरे मास ऑफ वाटर पे होता है। जैसे फिर से मैं यहां पे अगर बात करूं, दीज आर टू कंटेनर्स, ठीक है। पहले कंटेनर में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, और सेकंड कंटेनर में जो वाटर है उसको मैं बॉईल कर रहा हूं, इसको हम बॉईल कर रहे हैं। इधर जो है वो मैंने इवेपोरेशन के लिए छोड़ रखा है। तो जब मैं बॉइलिंग करता हूं, नीचे बबल्स बनना स्टार्ट होते हैं, ये बबल्स ऊपर राइज करते हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इफेक्ट पूरे के पूरे मास ऑफ वाटर पे आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज मास फिनोमेना। इधर क्या हो रहा है, इधर सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स एनर्जी गेन करके बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे से तो कोई बबल नहीं आया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज सरफेस फिनोमेना। तो अब यहाँ पे अगर हम इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन डिफरेंस हो जाएगी कि उधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर होना चाहिए, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज मास फिनोमेना वेयर एज इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, थर्ड पॉइंट विल बी कि जो इवेपोरेशन होता है इट कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट, जबकि बॉइलिंग पॉइंट के साथ ऐसा नहीं है, इट विल हैपन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली।
थर्ड पॉइंट यहां पे तुम ये लिख सकते हो दैट इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट डेवलप होता है, जबकि बॉइलिंग से ऐसा कोई भी इफेक्ट डेवलप नहीं होता। गर्म पानी अपने बॉडी के ऊपर डाल के ठंडा फील करोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लिक्विड। ये हमने लिक्विड की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस कर दी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गैसेस के बारे में। उससे पहले देखो बच्चों, तुम लोग या तुम्हारे जितने भी सीनियर्स हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं जो कि गेट की तैयारी करते हैं, तो अपने एक सर यहाँ पे अंकित सर जो केमिस्ट्री के लेक्चर्स कुछ ले भी रहे हैं आप लोगों के, वो खुद गेट क्वालिफाइड है, ऑल इंडिया रैंक 135। उन्होंने अभी गेट के लिए पढ़ाना स्टार्ट करा है, जिसमें कि वो जो प्लांट इकोनॉमिक्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वो टॉपिक काफी रेयरली आपको यूट्यूब पे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं और अपने सीनियर्स अपने भाइयों को भी बता सकते हैं। थैंक यू।